बच्चों, आज हम कक्षा 6 के इकाई 3 पूर्णांक पर योग की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अभ्यास 1A में पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है और अब हम इसमें पूर्णांकों पर संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्णांकों के संक्रियाओं के बारे में जब आता है तो सबसे पहला आता है कि पूर्णांकों पर योग की संक्रिया। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं पूर्णांक की, जैसा कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि ये दो विपरीत परिस्थितियों को बताता है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अगर ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दो विपरीत स्थितियों को, एक को हम घाटा कह लें तो दूसरे को नफ़ा कह लें, या पृथ्वी तल से ऊपर या फिर समुद्र तल से ऊपर और समुद्र तल से नीचे, या फिर हानि और लाभ, या और इस तरह से टेम्परेचर में ले लीजिए तो 0 डिग्री से ऊपर डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से नीचे, इस तरह से स्थितियां प्रदर्शित की जाती हैं। तो अगर इन्हीं को हम संक्रिया में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि ऋण 4 और ऋण 5 ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों एक ही स्थिति में है कि एक वस्तु में ऋण 4 रुपये की घाटा हुआ और दूसरे में ऋण 5 रुपये की घाटा हुआ, तो कुल कितना घाटा हो गया। मतलब कुल घाटा ही यहाँ दिखाया गया, हानि ही दिखाया गया, तो ये ऋण 9 हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ दो परिस्थितियाँ दे दी जाएं कि ऋण 4 और धन 5, मतलब ये है कि एक वस्तु में 4 रुपये का तो नुकसान लगा लेकिन दूसरे वस्तु में 5 रुपये का फायदा हो गया। तो स्थिति क्या हो गई कि 5 रुपये का हमें फायदा हो गया तो 1 रुपये में 4 रुपये का नुकसान हो गया, तो कुल मिला के हमें क्या हो गया, 1 रुपये का फायदा हो गया। इसका मतलब कि ये इसका इन दोनों का योग धन 1 होगा। इसी प्रकार से ऐसे और परिस्थितियाँ, मान लीजिए कि दोनों धन 4 और धन 5 हैं, तो देखिए एक सामान में हमें 4 रुपये का फायदा और दूसरे में भी 4 रुपये का फायदा, इसका मतलब हमें कुल 9 रुपये का फायदा हो गया। और एक स्थिति ये भी आ सकती है कि हमें एक में फ़ायदा हुआ दूसरे में फ़ायदा, मान लीजिए कि यहाँ हमें धन 4, एक में 4 रुपये का फ़ायदा हुआ लेकिन एक में 5 रुपये घाटा हो गया। अब देखिए कि एक में हमें 4 ही रुपये का फ़ायदा हुआ और दूसरे में 5 रुपये घाटा हो गया, तो कुल मिला के अगर रिजल्ट देखा जाए तो हमें देखिए 1 रुपये का घाटा हो गया। तो ये स्थितियाँ इसको समझने के लिए आपको हमने एक उदाहरण दिया है। तो अब आइए चलते हैं हम अभ्यास मतलब A3B पे, उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए अभ्यास 3B का ये पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल में ये देखिए कहते हैं कि निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार से संबंधित है। तो प्रश्न चिन्ह वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि ये केंद्रीय खाने में जो लिखा है बीच वाले में 9, ये किसी प्रकार से इन बाहर वाली गिनतियों से संबंधित है। ठीक वही संबंध इसमें भी है। तो इसमें देखिए ये खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिया गया है, तो यहाँ क्या होगा। तो अब आपको यहाँ सबसे दिमाग लगाना है कि इनके बीच में क्या संबंध है और इनके बीच में क्या संबंध है। तो जो संबंध इसमें और होगा वही संबंध इसमें होगा, तो जाहिर सी बात है कि वही संबंध इसमें भी होगा। तो हम पाते हैं देखिए कि अगर हम बाहर वाले सभी संख्याओं को जोड़ लें तो वो हमें अंदर वाली के बराबर हो जाता है। अब देखिए बाहर की संख्या 4 धन ऋण 3 धन 15 धन ऋण 7, मतलब चारों पूर्णांकों को जोड़ लिया गया। अब देखिए 4 और धन ऋण 3 धन 15 और धन ऋण 7। अब देखिए यहाँ 2 तो ऋण पूर्णांक हैं लेकिन 2 धन पूर्णांक हैं। तो अब वही स्थिति आ गई कि 2 सामान में, तो 4 सामान अगर मान लीजिए कि आपने सौदा किया, 4 सामान में बेचा, तो 2 सामान में आपको घाटा लगा और 2 सामान में आपको नफ़ा हुआ। तो कुल कितना क्या हुआ, टोटल मिला के आपको घाटा हुआ या नुकसान हुआ, यही स्थिति यहाँ बतानी है। अब देखिए कि मान लीजिए कि हम ये इसके लिए आप क्या करते हैं कि जिसमें नफ़ा हुआ उसको हम जोड़ लेते हैं, जिसमें घाटा हुआ उसको हम जोड़ लेते हैं, बस अंतर निकाल लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि हमको कितना नफ़ा हुआ या कितना घाटा हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि धन और धन वालों को हम इकट्ठा कर लिए, मतलब कि धन 4 और धन 15 को इकट्ठा कर लिए, ऋण और ऋण वालों को इकट्ठा कर लिए, मतलब ऋण 3 और ऋण 7। अब देखिए धन वालों को इकट्ठा किया तो कितना हुआ, 4 और 15 4 19, यानी धन धन मिलके 19, दोनों धनात्मक संख्याओं का योग क्या हुआ, 19 हुआ। इसी प्रकार से दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योग क्या हुआ, 10 हुआ।
अब देखिए धनात्मक संख्याओं में से अगर ऋणात्मक संख्याओं को हम निकाल लेते हैं तो कितना बचता है 9। इसका मतलब कि इन चारों के योग के बराबर ये बीच में लिखा गया। ठीक यही संबंध इसमें भी होगा। इसमें भी देखिए बाहर वाली जो चारों ये पूर्णांक दिए गए हैं, 21 दिया गया है, 11 दिया गया है, ऋण 4 दिया गया है, ऋण 9 दिया गया है, इसी के योग के बराबर ये होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए अब चारों को हम जोड़ते हैं, 21 धन 11 धन ऋण 13 धन ऋण 9। अब देखिए यहाँ भी वही स्थिति है, दो संख्याएं तो धनात्मक हैं और दो संख्याएं ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्याओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो धनात्मक संख्या देखिए 21 और 11 को जोड़े तो 22 हो गया, और दोनों ऋणात्मक को जोड़ा तो 21 और 11 को जोड़ा तो 32 हो गया, और दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा तो हमको 22 मिल गई। अब देखिए 32 में से 22 निकला तो कितना बचा, 10 बचा। तो इसका मतलब कि इसके केंद्रीय खाने में 10 लिखा है। तो यही संबंध इसमें भी होगा। अब इसमें भी देखिए चार जो बाहर वाली चारों संख्याएं दी गई हैं उसी को हम जोड़ लेते हैं। तो 17 धन ऋण 15 धन 14 धन ऋण 18। तो जोड़िए। अब यहाँ भी वही करना है, दो संख्याएं तो धनात्मक है, 17 और 14 धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन 15 और 18 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 17 और 14 को, और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को इकट्ठा कर लेते हैं। हम पाते हैं कि दोनों धनात्मक पूर्णांक मिलकर 31 बनते हैं, लेकिन दोनों ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर 33 बनते हैं। तो अब 31 में से 33 घटाए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऋण 2 मिल गया। अब देखिए जब ऋण 2 किस विकल्प में दिया गया है, आप देखते हैं कि ऋण 2 पहले विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब कि पहला विकल्प सही है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका ऋण 2 होगा। देखिए सवाल नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। इसमें देखिए इसमें भी वही है कि बीच में कुछ संख्याएं दी गई हैं, बीच में एक संख्या दी गई है, चारों तरफ चारों संख्याएं दी गई हैं, और किसी संबंध से ये संबंधित हैं, बंधे हैं, मतलब किसी नियम के द्वारा ये बंधे हैं। तो जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है, जाहिर सी बात है कि उसी से वही संबंध इसमें होगा, और उसी संबंध के निकाल कर हम इस खाली स्थान को भरेंगे। तो आप देखिए कि इसमें अगर गौर से देखते हैं तो ये 15 है, ऋण 3 है, 11 है और 19 है। अगर सभी को जोड़ लेते हैं तब भी हमें 10 नहीं प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमने गौर किया तो पाया क्या कि अगर आमने सामने वालों को जोड़कर और ये आमने सामने वालों में से घटा लिया जाए तो ये हमें मिल जाता है। तो चलिए इस आमने सामने वाले को जोड़ लिया तो 15 और धन 11, 15 धन 11 ऋण, इसमें से इन दोनों का योग घटा लिया, इन दोनों के योग में से इन दोनों का योग घटा लिया। तो 15 धन 11 ऋण 19 धन ऋण 3। अब देखिए 19 में से अगर 3 घटाते हैं तो हमें यहाँ 16 प्राप्त होता है, और 15 11 जोड़ते हैं तो 26 प्राप्त होता है। तो 26 ऋण 16 बराबर 10। मतलब कि आमने सामने की इन आमने सामने की संख्याओं के और इन आमने वाले संख्याओं के अंतर के बराबर यहाँ संख्या बीच में लिखी गई है। ठीक यही नियम इसमें भी है कि आमने सामने यानी 10 और 7 के योग के और इस आमने सामने 5 और 4 के अंतर की संख्या यहाँ लिखी गई है। तो देखिए 10 धन 7, 10 धन 7 ऋण, इन आमने सामने का योग घटा दीजिए, 5 ऋण 4, 5 धन 4। तो देखिए 10 7 17 ऋण 5 4 9, तो 17 में से 9 निकल गया 8, यहाँ आपका 8 हो गया। ठीक यही संबंध इसमें भी होगा। अब देखिए आमने सामने की संख्या हम जोड़ लेते हैं, 12 और 6 18 हो गया। ये 12 और 6, 12 धन 6 ऋण 8 धन 5। तो देखिए 12 और 6 जोड़ा तो हमको 18 मिला, और ऋण 8 और 5 जोड़ा तो हमको 13 मिला। तो 18 में से 13 निकल गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और यही 5 आपका उत्तर हो गया। और आप देखते हैं कि 5 किसमें सही है, 5 दूसरे नंबर विकल्प में है, तो इसलिए दूसरा विकल्प अभी सही हो गया। तो इसलिए खाली स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 में खाली जगह के भरना है। कहते हैं कि खाली जगह को भरिए। इसमें कहा दिया गया है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो सही है, अगर दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांकों का योगफल और फिर खाली जगह दिया गया है, तो अगर किसी भी दो पूर्णांक को ले लीजिए, मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं और ऋण 4 ले लेते हैं, तो देखिए हमें 1 मिला। अगर हम ऋण 10 लेते हैं और धन 15 ले लेते हैं तो देखिए हमें 5 मिला। यानी किन्हीं भी दो पूर्णांकों को हम लेते हैं, उनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा पूर्णांक, यानी दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है।
खा देखिए दिया गया है। अब यहाँ कहा गया है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, खाली जगह दिया गया है, फिर क्या होता है। अब बताइए कि अगर दो धन पूर्णांक हम 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना मिला, धन 9 मिला। 10 और 15 जोड़ते हैं तो कितना मिला, धन 25 मिला। इसका मतलब कि अगर दो धन पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमें एक धन पूर्णांक ही मिलता है। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल के सदैव क्या होता है, एक धन पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा धन पूर्णांक। ठीक इसी प्रकार से देखिए गा में दिया गया है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक ही होगा। जैसे मान लीजिए ऋण 5 और ऋण 6, ऋण 11 हो गया। अगर एक आदमी एक सामान में हमें 5 रुपये का नुकसान लगता है, दूसरे 3 रुपये का नुकसान लगता है, तो कुल हमें घाटा ही हुआ, 8 रुपये घाटा हुआ। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो आपका यहाँ जो भरा जाएगा ये ऋण पूर्णांक भरा जाएगा, मतलब यहाँ ये ऋण पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया है, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। ये देखिए कुछ दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों में ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसमें 4 का पहला मतलब 4 का पहला का दिया गया है कि किसी पूर्णांक तथा इसे योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। तो ये सही है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं और इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा। कोई भी संख्या लीजिए, 5 और ऋण 5 है, या ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम धन 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तथ्य आपका सही है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। ये तथ्य आपका सही है। तो ये क्या है, ये सत्य है। दूसरा कहते हैं कि देखिए 0 ऋण पूर्णांक है। नहीं, 0 कैसे ऋण पूर्णांक है भाई, 0 तो बीच में है। 0 के एक तरफ जो आपके धन पूर्णांक है, दूसरी तरफ ऋण पूर्णांक है। तो ये असत्य है, 0 ऋण पूर्णांक नहीं है। तो ये आपका क्या है, असत्य है। तीसरा देखिए कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। जी नहीं, दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ने पर धन पूर्णांक कैसे मिलेगा। अरे भाई, दो वस्तुओं में आपको घाटा लगा है तो उसका जोड़ेंगे तो हम नफा थोड़े हो जाएगा। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये क्या है, ये असत्य है, सही नहीं है। हाँ, दो धन पूर्णांक होता तो ये होता सत्य, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता। लेकिन यहाँ दिया गया है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये असत्य है। अगला कहते हैं घ कि किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो ये सही है। किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। 5 धन 0 बराबर 5, 10 धन 0 बराबर 10। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है। अगला देखिए, कहते हैं एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये असत्य है, क्योंकि एक ऋण पूर्णांक है और एक धन पूर्णांक है तो सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा। हाँ, अगर धनात्मक धन पूर्णांक बड़ा हो और ऋण पूर्णांक छोटा हो तो वो धन पूर्णांक हो सकता है। लेकिन अगर ऋण पूर्णांक बड़ा होगा और धन पूर्णांक छोटा हो, उसका क्या नाम से निरपेक्ष मान, ऋण पूर्णांक का निरपेक्ष मान और धन पूर्णांक के निरपेक्ष मान से बड़ा होगा, तब वो तो हो जाएगा, लेकिन सदैव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ऋण 5 और धन 3 है, तो यहाँ देखिए ऋण 2 हो गया। तो यहाँ ये सही नहीं है। इसका मतलब कि किसी एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा। धन पूर्णांक कभी कभी हो सकता है, लेकिन सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब कि ये कथन आपका क्या है, असत्य है। और देखिए अगला कहते हैं 6 संख्या रेखा पर ऋण 18 और धन 18 समान दूरी पर है, 0 से समान दूरी पर है। तो ये सही है कि संख्या रेखा पर धन 18 और ऋण 18 0 से समान दूरी पर होंगे। तो ये आपका सत्य है।
जा कहते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये सही है कि जब दो धन पूर्णांक हैं, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका अभ्यास 3 भी समाप्त हो जाएगा, हो गया। अब हम अगले वीडियो में 3C में अगले वीडियो में आपके साथ